नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं संस्कृत शिक्षण विधियां। दोस्तों, संपूर्ण जो शिक्षण विधियां रहेगी उनका अध्ययन करेंगे। लगभग 7 से 8 क्लास के अंदर संपूर्ण संस्कृत की शिक्षण विधियां आपको यहां पर मिल जाएगी। अलग से प्लेलिस्ट बना दी जाएगी जिसके अंदर आपको सभी की सभी क्लासेस जैसे आएगी वैसे मिलती रहेगी। दोस्तों, आज हमारी ये क्लास नंबर 1 है जिसके अंदर हम देखेंगे संस्कृत के अंदर भाषा कौशल। दोस्तों, श्रवणम, वदनम, पठनम, लेखनम, इनके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए क्लास रहेगी। और ये 7 से 8 क्लासें आती है तो मानकर चलो, अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हो, सीटेट, यूपी टेट, और आपने संस्कृत विषय ले रखा है, संस्कृत भाषा ले रखी है, तो ये 10 नंबर आपके यहां से तैयार हो जाएंगे। दोस्तों, इसलिए प्रत्येक क्लास जरूर अटेंड करें। वीडियो को लाइक, शेयर, और जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। संपूर्ण कोर्स ऐप पर उपलब्ध है। दोस्तों, तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। भाषा कौशलों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। दोस्तों, नॉर्मल जानकारी, हर एक चीज की जानकारी यहां पर मिलेगी आपको। भाषा कौशल होती क्या है, सबसे पहले बात भाषा की कर लें तो मनुष्य भाषा के माध्यम से अपने हाव भाव वह अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। कहने का मतलब भाषा वही है जिससे आप अपने विचार किसी दूसरे को देते हैं, दूसरे के अपने पास लेते हैं, वही क्या होती है, भाषा होती है। दोस्तों, मनुष्य के द्वारा अर्जित संस्कारों में भाषा एक मुख्य संस्कार है। जो भी मनुष्य अपने जीवन के अंदर संस्कार अर्जित करता है उनमें ही भाषा की गिनती होती है। दोस्तों, भाषा मनुष्य का जन्मजात संस्कार नहीं है। भाषा आपको जन्मजात नहीं मिलती है। भाषा क्या की जाती है, अर्जित की जाती है। दोस्तों, मनुष्य जिस किसी समूह में या समुदाय में रहता है उसी में वह भाषा अर्जित करता है। जब एक बालक जन्म लेता है, जिसको आप जिस समुदाय के अंदर रखोगे वो वैसी ही भाषा बोलने लग जाएगा, वैसा ही भाषा का काम करने लग जाएगा। तो मनुष्य जिस भी समुदाय में, जिस भी समूह में रहेगा वैसी ही भाषा वो क्या करेगा, अर्जित करेगा। दोस्तों मित्रों, भाषा है, इसको मुख्य रूप से 2 भागों के अंदर बांटा गया है। एक होती है आपकी मौखिक भाषा और दूसरी होती है आपकी लिखित भाषा। तो भाषा को 2 रूपों या 2 भागों के अंदर बांटा गया है, मौखिक और लिखित भाषा। देखिए, मौखिक भाषा, मौखिक भाषा में मनुष्य अपने विचारों को बोलकर प्रकट करता है। मौखिक मतलब बोलकर प्रकट करना। और लिखित भाषा, लिखित भाषा में मनुष्य अपने विचारों को लिखकर या पढ़कर है जो प्रकट करता है। दोस्तों, तो मौखिक जिसमें विचारों को बोलकर प्रकट किया जाए, लिखित जिसमें विचारों को लिखकर प्रकट किया जाए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं भाषा कौशलों के बारे में। तो भाषा के जो कौशल है उनका हम मनोवैज्ञानिक क्रम बात करें या स्वाभाविक क्रम बात करें, वो आपके सामने। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुनना यानी श्रवणम, बोलना यानी वदनम या भाषणम, पढ़ना यानी पठनम, पठनम है ये पठनम, और लिखना यानी लेखनम। ये होते हैं भाषा के कौशल। दोस्तों, इनका यही क्रम है। इसी क्रम में क्वेश्चन बनकर आता है। जो प्रथम कौशल है वो आपका श्रवणम है, अंतिम कौशल है वो लेखनम है। और ये क्रम आपको याद रखना है, हर एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन क्रम से रिलेटेड बनकर आ जाता है। दोस्तों, आगे देखिए, अब इन कौशलों के बारे में कुछ नॉर्मल जानकारी है, फिर एक एक कौशल के बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं। भाषा के अधिगम करने के लिए इन चारों कौशलों का मुख्य रूप से अभ्यास करना होगा। भाषा के अधिगम करने के लिए, भाषा को सीखने के लिए, एक छोटे बालक की बात है जो अर्जित करना शुरू कर रहा है भाषा, वहां पर बात कर रहे हैं हम, आपकी बात नहीं है ये। तो भाषा का अगर सीखना है तो चारों कौशल है, इनका क्या करना होता है, अभ्यास करना होता है। अब देखिए, श्रवण कौशल और पठन कौशल ये ग्रहणात्मक कौशल है, ग्राह्यत्मक यानी ग्रहण करने वाले कौशल होते हैं। और जो भाषण कौशल है और लेखन कौशल है ये क्या है, अभिव्यंजनात्मक कौशल, अभिव्यक्त करने वाले कौशल कहा जाता है इनको। तो ग्रहण करने वाले कौशल कौन से हैं आपके, इनपुट बोल दो इनको, इनपुट कौशल, श्रवण कौशल और पठन कौशल। और
आउटपुट कौशल यानी अभिव्यक्त करने वाले कौशल कौन से हैं? भाषण कौशल और लेखन कौशल दोस्तों। अब देखिए श्रवण और भाषण, श्रवण कौशल और भाषण कौशल है, यह ध्वनि विज्ञान से संबंधित है। किससे संबंधित है? ध्वनि विज्ञान से। पठन कौशल और जो लेखन कौशल है ना आपका, यह लिपि विज्ञान से संबंधित है। ये जो 4 लाइनें यहां से एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है दोस्तों। कौशलों से संबंधित क्वेश्चन कहां कहां से बनते हैं वो साथ में बता रहा हूं आपको, तो ये याद रखना। अभिव्यक्त कौन से हैं? ग्रहण करने वाले कौशल कौन से हैं? ध्वनि विज्ञान से या ध्वनि से रिलेटेड कौशल कौन से हैं? लिपि विज्ञान से संबंधित कौशल कौन से हैं दोस्तों। अब चलिए एक एक कौशल के बारे में विस्तृत अध्ययन कर लेते हैं। हमारे सबसे पहले जो कौशल आ रहा है वो आ रहा है श्रवण कौशल दोस्तों। श्रवण कौशल दोस्तों देखिए उद्देश्य क्या होता है? सुनकर अर्थ ग्रहण करना, सुनकर अर्थ ग्रहण करना। अब देखिए यह बन सकता है श्रुत्वा अर्थ ग्रहणम, श्रुत्वा अर्थ ग्रहणम यानी सुनकर अर्थ ग्रहण करना। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने 4 कौशल पढ़े हैं, अब देखिए तीनों कौशल, श्रवण कौशल के अलावा जो तीनों कौशल है भाषण, पठन और लेखन को विकसित करने का प्रथम आधार श्रवण कौशल ही है। यानी कि मूल कौशल किसको माना जाता है? श्रवण कौशल को ही माना जाता है दोस्तों। भाषा का ग्रहण श्रवण के माध्यम से होता है, इसलिए श्रवण कौशल में श्रवणेंद्रिय का अत्यधिक महत्व होता है। जो श्रवण इंद्रिय है उनका श्रवण कौशल के अंदर अत्यधिक महत्व होता है, क्योंकि जो भी भाषा है उसको ग्रहण हम किससे करते हैं? सुनकर ग्रहण करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है आपके लिए, केवल सुनना ही श्रवण कौशल नहीं है। आप मेरी बात सुन रहे हैं तो यह श्रवण कौशल नहीं है जब तक आप वक्ता को ध्यान पूर्वक सुनकर उसके अर्थ को समझना ही श्रवण कौशल है। अगर आप मेरे को सुन रहे हैं, सुन के समझ रहे हैं और फिर उसका अर्थ ग्रहण कर रहे हैं तो वो होगा आपका श्रवण कौशल दोस्तों। अब बात करें श्रवण कौशल के महत्व की। श्रवण कौशल का क्या महत्व है दोस्तों? देखिए प्रकृति प्रदत्त मानसिक शक्ति के माध्यम से शिशु मातृभाषा की ध्वनियों को और अन्य भाषा अध्येता द्वितीय भाषा की ध्वनियों को निरंतर सुनते रहने से आत्मसात कर लेता है। यानी कि सुनने की बात है, एक तो मातृभाषा होती है, एक द्वितीय भाषा होती है जिसको हम अलग रूप से, मातृभाषा जो क्षेत्रीय भाषा जो आपके घर की भाषा है वो, और क्षेत्रीय भाषा जैसे आप अगर राजस्थान में हैं, आप मारवाड़ क्षेत्र में रहते हैं, मारवाड़ी यहाँ पर है। अगर मेवाड़ क्षेत्र में, मेवाड़ी आपकी क्षेत्रीय भाषा हो सकती है। लेकिन आप अगर हिंदी सीख रहे हैं, अगर आप संस्कृत यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो ये क्या द्वितीय भाषा, ये दोनों भाषाओं बात कर रहे हैं। इनको सुनकर एक शिशु है जो क्या कर लेता है? आत्मसात कर लेता है दोस्तों। बालक जब नवीन शब्दों को सुनता है तो उसमें शब्द ज्ञान है बढ़ता है। नवीन नवीन शब्द सुनेगा, उनका वो क्या करेगा? आत्मसात करेगा, तो जिससे उसका क्या बढ़ेगा? शब्द ज्ञान बढ़ेगा। बालक अपने आसपास के वातावरण से तथा अपने समाज के लोगों का अनुकरण से शब्दों का शुद्ध उच्चारण, उचित स्वर गति, ध्वनियों के उतार चढ़ाव आदि को सुनकर वह मौखिक अभिव्यक्ति करने में प्रवीण हो जाता है दोस्तों। इसके अलावा देखिए और क्या महत्व है? श्रवण कौशल मौखिक के लिए ही नहीं, पठन कौशल, लेखन कौशल के विकास के लिए भी आवश्यक है। ये तो हमने पहले ही बात कर ली कि जो श्रवण कौशल होता है अन्य तीनों कौशलों का क्या होता है? मूल होता है, जड़ होता है, आधार होता है दोस्तों। मातृभाषा शिक्षण के सभी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भी हमें श्रवण कौशल की आवश्यकता होती है। जो मातृभाषा शिक्षण है उसके लिए श्रवण कौशल महत्वपूर्ण होता है। बालक को प्रभावी श्रवण कौशल के द्वारा साहित्य क्रियाकलापों के ज्ञान में वृद्धि होती है। जो साहित्य क्रियाकलाप है उनके ज्ञान में भी वृद्धि श्रवण कौशल के द्वारा ही होती है। बालक के सामाजिक तथा पारिवारिक कार्यों की संपन्नता के लिए भी श्रवण कौशल क्या है? अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। तो यह था आपके श्रवण कौशल का महत्व है। अब हम बात करते हैं श्रवण कौशल के विकास के तत्वों की। क्या क्या है जो इसके विकास के तत्व हैं दोस्तों? पहला देखिए विषय का रुचिकर होना। अगर कोई बालक कोई बात सुन रहा है, अगर वो रुचिकर है तो उसको ध्यान से सुनेगा।
तो पहली बात हो गई कि विषय का रुचिकर होना। वक्ता की संप्रेषण शैली, वक्ता की ऐसी शैली जिसको बालक आराम से सुनकर ग्रहण कर सके दोस्तों, संप्रेषण शैली होनी चाहिए। वक्ता के प्रति श्रोता है उसकी श्रद्धा, जो बालक एक वक्ता को सुन रहा है तो बालक की उस वक्ता के प्रति क्या होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। दूरदर्शन, आकाशवाणी, चलचित्र, नाटक आदि के द्वारा भी क्या होना चाहिए, संप्रेषण होना दोस्तों। ये श्रवण कौशल के विकास के महत्वपूर्ण तत्व होते हैं दोस्तों। बात कर लेते हैं यहां पर श्रवण कौशल के सोपान की। कौन कौन से सोपान है? नवीन ध्वनियों का श्रवण, यानी कि जो नई ध्वनियां, नए वर्ण मिलते हैं उनको श्रवण करना, सुनना। व्याकरणिक रूपों का श्रवण, जो व्याकरणिक रूप है, व्याकरणिक नियम है, उनको सुनना। संदर्भ वाक्यों का श्रवण, ऐसे वाक्य जिनका कुछ संदर्भ हो उनको सुनना। समस्या मूलक ध्वनियों का श्रवण, ऐसी ध्वनियां जो समस्या मूलक है उनको सुनना। और अनुतान सांचू का श्रवण। तो ये सोपान होते हैं श्रवण कौशल के दोस्तों। अब बात करते हैं श्रवण कौशल के मुख्य दोषों की दोस्तों, फिर चलेंगे श्रवण कौशल की विधियों की ओर। देखिए श्रवण कौशल के दोष दोस्तों, श्रवणेंद्रियों का बाधिक होना सबसे बड़ा दोष है। जो श्रवण इंद्रियां होती है उनका बाधित, यानी वो बाधा उत्पन्न करना। मौखिक कार्य का अभाव, अगर कहीं पर मौखिक कार्य का अभाव है तो श्रवण कौशल उतना विकसित नहीं हो पाएगा। पाठ्यक्रम वस्तु की क्लिष्टता, पाठ्यक्रम वस्तु है उसकी क्लिष्टता यानी कठिनता। कक्षा कक्ष में कठोर नियंत्रण और अशांत वातावरण, यह श्रवण कौशल के मुख्य रूप से दोष है जिनसे श्रवण कौशल है वो विकसित नहीं हो पाता है दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है श्रवण कौशल से रिलेटेड, वो आ रही है अब आपके सामने। श्रवण कौशल विधियां, श्रवण कौशल की जो विधियां हैं, जो मनोवैज्ञानिक विधियां हैं उनके बारे में। तो 4 विधियां आपको यहां पर दी गई है। प्रश्नोत्तर विधि, भाषण विधि, कथा श्रवण विधि और वाद विवाद विधि। ये जो यहां पे 4 विधियां हैं ये श्रवण कौशल को विकसित करने की विधियां हैं दोस्तों। अब यहां पर बात आ जाती है कि छोटी कक्षा और बड़ी कक्षा, इनके लिए श्रवण कौशल के लिए कौन कौन सी विधियां काम में ली जाती है। तो छोटी कक्षा के लिए बालकों के लिए कौन सी है, किंडरगार्टन विधि है, खेल विधि या मोंटेसरी विधि है, और बालकों को मौखिक निर्देश दिए जाते हैं। ये सभी क्या है, छोटी कक्षा के बालकों के लिए। बड़ी कक्षा के बालकों के लिए बात करें तो जैसे क्रिया विधि है, आगमन विधि है, निगमन विधि है, प्रोजेक्ट विधि है, आदि विधियां काम में ली जा सकती है। यह था आपका श्रवण कौशल दोस्तों। आप टेंशन ना ले, इस क्लास के बाद जैसे हमारी शिक्षण विधियों की क्लासें हो जाएगी पूरी, फिर लगभग 400 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, जिससे आप आसानी से इन चीज़ों को है वहां पर अपना जो उत्तर है वो निकाल सकते हैं कि हमारी तैयारी कितनी हुई है दोस्तों। दूसरा जो हमारा कौशल आता है मित्रों, वो आता है भाषण यानी वदनम कौशल। इंपॉर्टेंट कौशल रहता है। देखिए उद्देश्य क्या है इसका, बोलकर अपने विचारों की अभिव्यक्ति करना। अर्थ या उद्देश्य, भाषण यानी बोलकर अपने विचारों की अभिव्यक्ति करना, मौखिक अभिव्यक्ति। समझे आप? बालक जन्म लेने के बाद सर्वप्रथम बोलना सीखता है। सुनना तो जन्म के साथ है, जैसे ही जन्म लेगा सुनने वाला काम तो उसके पास रहेगा। वो सुनकर जब अर्थ ग्रहण करेगा तो श्रवण कौशल का विकास होगा। लेकिन सर्वप्रथम जब वो जन्म लेने के बाद सीखता है, वो सीखता है बोलना दोस्तों। बालक द्वारा शब्दों का उच्चारण करना ही भाषण कौशल नहीं होता है, अपितु उनका शुद्ध उच्चारण करना भाषण कौशल होता है। अब यहां पर है, देखिए आपके सामने बालक आ गया या कोई भी जो शब्द है उसका शुद्ध उच्चारण नहीं हो रहा है, तो आपका भाषण या वदनम कौशल है या जो भाषण कौशल आपका वो विकसित नहीं है। समझे आप? वो भाषण कौशल नहीं है आपका। अगर आप शुद्ध उच्चारण के साथ कोई शब्द बोल रहे हैं तो वो आपका क्या होगा, भाषण कौशल होगा दोस्तों। भाषण कौशल के विकास के लिए वर्णों के उच्चारण स्थानों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। कौन सा वर्ण कहां से निकलेगा, अगर आपको पता ही नहीं है, आप ऐसे ही वर्णों का उच्चारण कर रहे हैं तो वो आपका शुद्ध उच्चारण तो होगा नहीं, तो भाषण कौशल आपका अविकसित रहेगा।
अगर आपको वर्णों के उच्चारण स्थान का पता है और फिर आप उनका सही उच्चारण कर रहे हैं, वर्ण को बोलने का तरीका आपको पता है, तो ही आपका भाषण कौशल है वो माना जाएगा दोस्तों। भाषण कौशल के 3 प्रमुख साधन होते हैं, एक संकेत, दूसरा उच्चारण और तीसरा लेखन। भाषण कौशल के 3 प्रमुख साधन है, संकेत, उच्चारण और लेखन दोस्तों। आगे देखिए, भाषण कौशल का विकास कैसे होता है? भाषा से, क्रीड़ा से, नाटकों के अभिनय से, कवि सम्मेलन से, विचार गोष्ठी से, वाद विवाद आदि के माध्यम से भाषण कौशल का विकास होता है दोस्तों। अब देखिए यहां पे भाषण कौशल को अगर आप सुदृढ़ बनाना चाहते हैं तो उसका क्या उपाय करें आप, उसकी क्या क्या विधियां हैं दोस्तों? भाषण प्रतियोगिताएं, वाद विवाद विधि, अंत्याक्षरी प्रतियोगिता, विचार गोष्ठी यानी कवि सम्मेलन, कहानी कथन, चित्रों का प्रयोग, चित्रों पर बोलना, बाल सभा का आयोजन, नाटक मंचन, प्रश्नोत्तर शैली का प्रयोग और वार्तालाप। ये 10 विधियां हैं आपके सामने। एक एक को विस्तारित करने की जरूरत नहीं है, सबको आप नाम से ही पहचान सकते हैं, नाम के आधार पर ही पूरा इसका प्रयोग होगा। तो ये 10 विधियां हैं जिनसे आप अपने भाषण कौशल है उसको मजबूत बना सकते हैं दोस्तों। बात करें यहां पर हम भाषण कौशल के महत्व की, तो देखिए ज्ञानार्जन का महत्वपूर्ण साधन होता है आपका भाषण कौशल। ज्ञानार्जन का क्या है? महत्वपूर्ण साधन है भाषण कौशल। भाषा शिक्षण में बोलचाल का महत्व, भाषा शिक्षण है उसके अंदर बोलचाल का क्या होता है? महत्व, मतलब भाषण का महत्व होता है। व्यक्तित्व विकास का महत्वपूर्ण साधन होता है आपका भाषण कौशल, और व्यवसायिक कार्यों में सहायक होता है। व्यवसायिक जो भी कार्य है उसमें भाषण कौशल का सबसे अधिक महत्व होता है दोस्तों। यह था आपका दूसरा कौशल, वदनम कौशल। आगे हम चलते हैं तीसरे कौशल की ओर, जो हमारे आता है पठन कौशल। देखिए पठन कौशल, उद्देश्य देखिए इसका यार, देखिए पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। यह क्वेश्चन तो बहुत एग्जामों में आया है, लास्ट बार रीट में भी था ये प्रश्न। पठित्वा अर्थ ग्रहणम, पठन कौशल का अर्थ है यानी पढ़ने का अर्थ, सीधा पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। यह नहीं कि आप किसी चीज को पढ़ रहे हैं और उसका अर्थ आपको पता ही नहीं है, तो वो आपका पठन कौशल नहीं है। एक अच्छा पठन कौशल वही होगा जिसमें आप पढ़ें और उसका अर्थ ग्रहण करें। पठित्वा अर्थ ग्रहणम। बालक जब भाषा के लिपिबद्ध अक्षरों को पहचान कर उनका उच्चारण करने लगता है तो उसे पठन या वाचन कहते हैं। यानी कि जो लिपिबद्ध अक्षर है उनको वो पहचानने लगता है, उनका उच्चारण करने लगता है, तो वो क्या है? पठन या वाचन है दोस्तों। पठन कौशल में ध्वनि का बहुत महत्व होता है। पठन कौशल में किसका? ध्वनि का महत्व होता है दोस्तों। श्रवण यानी सुनने में अशुद्धियां होती है, उन्हें पठन से शुद्ध किया जा सकता है। सुनने में जो अशुद्धियां आप प्राप्त कर रहे हैं उनको पढ़कर यानी पठन के द्वारा आप क्या कर सकते हैं? शुद्ध कर सकते हैं। पठन मृत्यु पर्यंत मनुष्य का साथी है। अगर एक बार आपने पठन कौशल को विकसित कर लिया तो जब तक मृत्यु पर्यंत यानी जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तब तक ये क्या रहता है? उसके साथ रहता है। पठन एक कला है तथा ये ज्ञानार्जन की क्या है? कुंजी। पठन को कला माना जाता है, कला के साथ ही ज्ञान अर्जन की एक चाबी, एक कुंजी ये होती है दोस्तों। आगे देखिए, सुवाचन के बिना न तो कोई अच्छा वक्ता बन सकता है और न ही कोई अच्छा लेखक। सुवाचन, अच्छे वाचन के बिना आप ना तो वक्ता ना लेखक बन सकते हैं। वाचन का ज्ञान हमें सामाजिक सम्मान देता है और साक्षरता का प्रमाण पत्र प्रदान करता है। अगर आप अच्छा पठन करते हैं, अच्छा वाचन करते हैं तो आपको सामाजिक सम्मान मिलेगा, आपको साक्षरता का प्रमाण पत्र वहीं पर मिल जाएगा। भाषा की विविधता का ज्ञान वाचन के द्वारा ही होता है। भाषा की जो विविधता हमें देखने को मिलती है उसका ज्ञान किससे होगा? वाचन के द्वारा ही होगा। और वाचन ही हमें विविध शैलियों से क्या कराता है? परिचित कराता है दोस्तों। अब देखिए, जो पठन कौशल की हम बात कर रहे हैं इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? सबसे पहले वातावरण, जो पठन कौशल को सर्वाधिक प्रभावित करता है। शारीरिक अवस्था, किस अवस्था में बैठकर आप पढ़ रहे हैं। शब्दावली,
अनुभव आपका, मनोभाव मन का अभाव, और मानसिक विकार। ये 6 कारक है, तत्व है जो पठन कौशल को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं दोस्तों। बात करें पठन कौशल के आवश्यक तत्व या आधार की, देखिए पठनकर्ता में निम्न तत्वों का होना आवश्यक होता है जिनकी सहायता से वह शुद्ध व स्पष्ट वाचन कर सके। देखिए पठन के लिए दर्शेंद्रियां आंख, कंठ, मुख, नासिका का पूर्ण विकास होना चाहिए दोस्तों। अगर आपको सांप नहीं दिखाई दे रहा है या आपके कंठ है ये सांप आवाज नहीं निकाल दे, मुख है उसमें कुछ प्रॉब्लम है यानी कि जीभ के अंदर कुछ दिक्कत है, नासिका में सांस लेने में अगर कुछ दिक्कत है, तो आप जो भी उच्चारण स्थान है उसका अच्छी तरह प्रयोग नहीं कर पाएंगे। आंखों में कमी है तो आप जब किसी चीज को देख ही नहीं पाएंगे तो पढ़ कैसे पाएंगे। तो कहने का मतलब जो पठन के लिए जो दर्शे इंद्रियां हैं उनका पूर्ण विकास होना जरूरी है। वाचन करने वाले को लिपि का स्पष्ट व शब्दों का शुद्ध उच्चारण आदि का ज्ञान होना चाहिए। लिपि और शब्दों का जो उच्चारण है उसका ज्ञान भी एक वाचन करना पठन करने वाले को होना चाहिए। पठनकर्ता में वाचन के साथ ही अर्थ व भाव को समझने की क्षमता होनी चाहिए। जो पठन करता है वाचन तो करे लेकिन साथ में जो शब्द आए उसका अर्थ निकाले, उसका भाव है वो समझने की भी क्षमता होनी चाहिए, तभी उसका पठन कौशल पूर्ण विकसित होगा दोस्तों। आगे हम बात करते हैं पठन कौशल के उद्देश्यों की, फिर बात करेंगे सोपानों की। उद्देश्य देखिए, सर्जनात्मक शक्ति का विकास, स्वशैली का विकास और आनंदा अनुभूति होती है पठन कौशल के द्वारा। गति ले पूर्वक उच्चारण और सामर्थ्य संपादन होना चाहिए। समान गति से पठन सामर्थ्य, एक गति से ही पठन सामर्थ्य विकसित होना चाहिए दोस्तों। यह है उद्देश्य। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पठन कौशल के सोपान। यहां से सीधा क्वेश्चन आता है, आदर्श वाचन किसके द्वारा किया जाता है, अनुकरण वाचन किसके द्वारा किया जाता है, मौन वाचन किसके द्वारा किया जाता है या पुनः वाचन किसके द्वारा किया जाता है। लगभग एग्जामों के अंदर यहां से क्वेश्चन मिलता रहता है, तो ध्यान से देख लें। आदर्श वाचन होता है वो शिक्षक के द्वारा होता है, अनुकरण वाचन होता है छात्रों के द्वारा, मौन वाचन होता है छात्रों के द्वारा, पुनः वाचन होता है छात्रों के द्वारा दोस्तों। तो यहां पे देखिए सिर्फ आदर्श वाचन है आपका जो शिक्षक के द्वारा किया जाता है, बाकी अनुकरण करना, शिक्षक का अनुकरण करके बच्चे सीखते, तो अनुकरण कौन कर रहा है, बच्चे यानी छात्र कर रहे हैं। मौन वाचन शांत कौन कर रहा है, स्पीड के साथ अर्थ को समझते हुए कौन कर रहा है, छात्र कर रहे हैं। पुनः वाचन, एक बार वाचन के बाद दूसरा वाचन छात्र कर रहे हैं। तो ये तीनों वाचन किसके द्वारा किया जाता है, छात्रों के द्वारा किए जाते हैं दोस्तों। अब आगे देखिए पाठन या पढ़ने वाले के गुण दोस्तों। पाणिनीय शिक्षा में पाठक को 2 भागों में बांटा गया है। ऐसी जानकारी आपको बहुत कम जगह देखने को मिलती है दोस्तों। देखिए जो पाणिनीय शिक्षा है उसमें पाठक को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है अधम पाठक और दूसरा है श्रेष्ठ पाठक, जिसको उत्तम पाठक भी हम कहते हैं। तो पाणिनीय शिक्षा ने पाठकों को 2 भागों में बांट दिया, एक अधम पाठक, दूसरा श्रेष्ठ पाठक दोस्तों। अब देख लीजिए इनके दोनों के लक्षण। पहला है आपका अधम पाठ। अधम पाठक के लक्षण, गद्य को भी गीत रूप में पढ़ना। जो गद्य भाग होता है, एक आप ये पैराग्राफ है आपके सामने, एक तो श्लोक होता है उसको आप गीत रूप में पढ़ते तो उसका तरीका है वो, लेकिन अधम पाठक होता है वो जो एक आपको क्या दिया गया है, गद्य भाग दिया गया है, एक पैराग्राफ दिया गया है, उसको भी क्या पढ़ता है, गीत के रूप में पढ़ता है। अत्यंत तीव्रता के साथ पढ़ना, बहुत तेज गति के साथ उनको पढ़ता है। पढ़ते समय सिर को हिलाता रहता है, अपने सिर को हिलाना। लेखन मुद्रण के दोषों को सोचे विचारे बिना जैसे लिखा हुआ है उसको वैसे ही लिखना। अगर वो पढ़ते वक्त कुछ है जो उनको लिख भी रहा है तो वहां पर उसको जैसा ऊपर दिखाई दे रहा है वैसा का वैसे ही नीचे लिख लेगा, उनमें कुछ परिवर्तन, कुछ अशुद्धि है तो उसमें शुद्ध नहीं करेगा। अर्थ को बिना जाने ही बोलना, अर्थ को बिना जाने ही बोलना, मतलब अर्थ क्या उसको मतलब नहीं है, उसको सिर्फ पढ़ना रहता है। और अलप कंठ से धीरे धीरे पढ़ना, गति से अलप कंठ यानी आवाज बहुत धीमी रखना दोस्तों। ये होते हैं अधम पाठक के लक्षण। बात कर ले यहां पे श्रेष्ठ पाठक के लक्षणों की, तो देखिए श्रेष्ठ पाठक है जो पठन में क्या करता है, मधुरता मिलती है आपको देखने में, अक्षरों की स्पष्ट अभिव्यक्ति मिलेगी आपको, जो भी अक्षर वो पढ़ेगा
उसकी एक स्पष्ट अभिव्यक्ति होगी। पद्दू को विच्छेद करेगा, अच्छा स्वर बोलेगा और धीरता व लेख के साथ उनको पढ़ेगा, अर्थों को समझते हुए पढ़ेगा। जो भी शब्द है उसका अर्थ है वो चित्र समझकर वो अध्ययन करेगा। दोस्तों ये होते हैं श्रेष्ठ पाठक के लक्षण। अब हम बात करते हैं पठन कौशल की विधियों के बारे में। तो पठन कौशल की विधियां हैं, एक विश्लेषण यानी वर्ण अक्षर ध्वनि साम्य विधि, संश्लेषण में है शब्द कथा वाक्य विधि। आगे हम इन तीनों का अध्ययन भी कर लेंगे विस्तृत यहीं पर। और अन्य विधियों में है अनुकरण और मोंटेसरी विधि। सबसे पहले हमारी है अक्षर बोध विधि, वर्ण बोध विधि या ध्वनि सामान्य विधि। दोस्तों जो आपकी विश्लेषण विधि है ये दोस्तों, तो देखिए इसके बारे में। अक्षर बोध विधि, यह विधि सबसे प्राचीन विधि है दोस्तों। इस विधि को वर्ण प्रधान विधि कहा जाता है। वर्ण से शुरू होकर वाक्य की ओर चलती है ये। इस विधि में सबसे पहले वर्णों का ज्ञान, फिर शब्दों का ज्ञान और अंत में वाक्यों का ज्ञान करवाया जाता है। वही अक्षरबोध, वर्णबोध या ध्वनि सामान्य विधि होती है। जैसे वर्ण, वर्ण के बाद पद, पद यानी शब्द, शब्द के बाद वाक्य। दोस्तों दूसरी हमारी थी पद विधि या पद पद्धति या शब्द पद्धति। यह विधि पूर्व प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए क्या होती है, बहुत उपयोगी होती है। यह विधि है जो पूर्व प्राथमिक स्तर के बालक है उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों इस विधि के अंतर्गत देखो और पढ़ो पर बल दिया जाता है। देखो और पढ़ो पर बल दिया जाता है किसमें, पद पद्धति के अंदर। इस विधि में बालकों को चित्रों के माध्यम से शब्दों या पदों का क्या करवाया जाता है, ज्ञान करवाया जाता है। तीसरी विधि आती है हमारी वाक्य पद्धति। यह विधि पठन कौशल की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। वाक्य विधि है ना, पठन कौशल की सर्वश्रेष्ठ विधि इसी को माना जाता है। इस विधि में शब्दों का पूर्व ज्ञान क्या होता है, आवश्यक जो भी शब्द है उसका पूर्व ज्ञान उस बालक को होना आवश्यक होता है। चौथी विधि आती है कथा पद्धति। इस विधि में छोटे छोटे वाक्यों के समूह को मिलाकर कथा का रूप दिया जाता है। जो छोटे छोटे वाक्य होते हैं उनको मिलाकर एक कथा का रूप दे दिया जाता है। इस विधि में चित्रों की सहायता से भी कथा की रचना की जाती है। चित्रों की सहायता से कथा की रचना कथा पद्धति में की जाती है। दोस्तों यह थी पठन कौशल की विधियां। अब आ जाता है हमारे चौथा कौशल। चौथा है आपका लेखन कौशल। अर्थ या उद्देश्य देखें तो पढ़े हुए को लिख कर अभिव्यक्त करना। जो आपने पढ़ा है, जो आपने सुना, जो आपने बोला, जो आपने पढ़ा, उसको लिखकर अभिव्यक्त करना। वैसे जो आपने भाषण दिया, भाषणम वदनम, वो भी आपका अभिव्यक्ति हो रहा था और लेखना भी क्या है, अभिव्यक्त। तो पढ़कर, पढ़ा हुआ है उसको लिखकर क्या करना, अभिव्यक्त करना ही क्या है, लेखन कौशल है। पठित से लिखिता अभिव्यक्ति, भाषा को लिपि का रूप देना ही क्या है, लेखन है। एक भाषा मैं बोल रहा हूं, अगर आप मेरे को सुनते हुए लिख रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, भाषा को लिपि का रूप दे रहे हैं। दोस्तों भाषा कौशलों में अंतिम कौशल कौन सा होता है, लेखन कौशल होता है। दोस्तों लेखन कौशल के माध्यम से ही भाषा के स्वरूप में स्थायित्व आता है। मैंने बोला, मैंने पढ़ा, मैंने सुना, कोई स्थायित्व था क्या, नहीं था। लेकिन अगर मैंने यहां पर लिख दिया, मैंने यहां पर लिख दिया लेखन, तो इसने क्या ले लिया, स्थायित्व ले लिया। आप अपनी कॉपी में लिख दो लेखन, तो वो स्थायित्व ले लेगा। दोस्तों अगर आप बोलोगे वो तो बोलते ही गायब हो जाएगा। यह बात है। बात करते हैं लेखन कौशल के उद्देश्यों की। तो देखिए यह भावों को लिपिबद्ध करके स्थायी रूप प्रदान करता है। जो भी आपके भाव है, जो भी आपके विचार है, उनको स्थायित्व देता है लेखन कौशल लिपिबद्ध होने के बाद। अक्षर, शब्द, वाक्य के स्वरूप का ज्ञान इससे होता है। हमें स्वरूप कैसा है, एक अक्षर है आपके सामने, मैंने यहां पर लिख दिया कुच्चामन। अब ये एक शब्द है आपको, तो इसका स्वरूप कैसा है, कैसे यह लिखा गया, जो स्वरूप है उसका ज्ञान हमें लिखने से होता है। विषय वस्तु को लिखित रूप प्रदान करना ही क्या, लेखन कौशल है। दोस्तों बात करते हैं लेखन कौशल की आवश्यकता एवं महत्व की। तो देखिए भाषा के कथन रूप का जितना महत्व है उतना ही भाषा के लिखित रूप का क्या है, महत्व है। कथन रूप, कहने का जितना, भाषा के भाषण का जितना महत्व है उतना ही लेखन का महत्व है। अगर आप अपने विचारों को सुरक्षित रखना चाहते हैं
रखने के लिए भाषा के लेखन कौशल की आपको क्या लेनी होगी आवश्यकता। अगर आप विचार है उनको क्या करना चाहते हैं, सुरक्षित लंबे समय तक रखना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, उनको लिख देंगे। जैसे आप किसी दुकान पर जाते हैं तो दुकानदार अगर आपने उससे उधार में सामान लिया तो वो जैसे ही जितने रुपए होंगे उनको लिख देगा, वो क्या होंगे, एक स्थायित्व हो जाएगा उनका। लिखित भाषा विद्यार्थी के हाथ व मस्तिष्क में क्या संतुलन उत्पन्न करती है। जो लिखित भाषा होती है वो विद्यार्थी के हाथ मस्तिष्क में संतुलन उत्पन्न करती है। लिखित भाषा के माध्यम से ही हम देश विदेश के ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं। अगर देश विदेश का ज्ञान हमें अर्जित करना है तो वो लिखित भाषा के माध्यम से हम कर सकते हैं। आगे देखिए क्या महत्व है। और लिखित भाषा ने ही हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को हमारे तक पहुंचाया है। जो हमारी प्राचीन सभ्यताएं हम पढ़ते हैं, जो हमारी संस्कृति है उसके बारे में हम पढ़ते हैं, जो हमें साहित्य मिलता है, अगर लिखित भाषा यानी लेखन कौशल ना होता तो आपको भी उसका ज्ञान नहीं होता। लिखित भाषा से ही साहित्यिक ज्ञान के भंडार में वृद्धि हो सकती है, मौखिक भाषा के द्वारा नहीं हो सकती। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं लेखन कौशल के विकास के उपायों की। दोस्तों तो देखिए, अध्यापक के कक्षा में अधिकाधिक श्यामपट्ट का प्रयोग करना चाहिए। एक अध्यापक जब कक्षा में, आप सभी अध्यापक बनने वाले हैं, आप जब भी कक्षा में जाएं तो आप अधिक से अधिक बोलने की जगह श्यामपट्ट का प्रयोग करें। दोस्तों छात्रों को गृह कार्य के अलावा अन्य विषय वस्तु पर लिखने का अधिक से अधिक अभ्यास भी वहां पर करवाएं। छात्रों को संस्कृत की पत्रिकाओं के हास्य, कविताओं, कथाओं, अनुभवों आदि को लिखने का अभ्यास भी करवाना चाहिए। दोस्तों अब हम बात करते हैं लेखन कौशल की विधियों की। दोस्तों तो 6 मुख्य विधियां हैं जिनके द्वारा लेखन कौशल है उस पर बल दिया जाता है। अनुकरण विधि, जैसे आप गए, आपने जो बोर्ड है उस पर लिखा, छात्र उसका अनुकरण करके लिखते हैं, तो ये अनुकरण विधि। खेल विधि, मोंटेसरी विधि, जैक्टोड विधि, इनको बारे में विस्तृत अध्ययन कर लेंगे हम आगे। श्रुत लेखन विधि, स्वतंत्र लेखन विधि और पेस्टोलॉजी। दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं जैक्टोड विधि के बारे में। दृष्ट लेखन विधि भी जिसको कहते हैं जैक्टोड विधि, इंपॉर्टेंट रहती है, देख लीजिए यहां से। विधियों का जो विस्तृत अध्ययन है ना मित्रों, ये शिक्षण विधियां हैं, इनका विस्तृत अध्ययन हमारे पूरा का पूरा एक चैप्टर आएगा इन शिक्षण विधियों में, एक क्लास रहेगी शिक्षण विधियों की, उसके अंदर देखेंगे जो भी विधियां उनके बारे में। यहां पर जो लेखन कौशल से रिलेटेड है, जो पठन कौशल, जो श्रवण कौशल से रिलेटेड है, उन्हीं विधियों के नाम देख रहे हैं। तो देखिए जैक्टोड यानी दृष्ट लेखन विधि, इस विधि में छात्र अध्यापक के द्वारा लिखे गए शब्दों का क्या करता है, अनुकरण कर कर लिखता है। दोस्तों इस विधि में अशुद्धियां बहुत कम होती है, क्योंकि अध्यापक बोर्ड पर लिख रहा है, वो तो नीचे कॉपी में देख देख के लिख रहा है। इस विधि में छात्रों को विराम चिन्हों का भी क्या हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, और यह विधि प्राथमिक स्तर के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। यह हो गई दृष्ट लेखन विधि, देखकर लिखने वाली विधि, जैक्टोड विधि। दूसरी है श्रुत लेखन विधि। उक्त लेखन विधि या श्रुत लेखन विधि यानी सुनकर लिखने वाली विधि। इस विधि में छात्र अध्यापक के द्वारा बोले गए पदों, वाक्यों को सुनकर क्या करता है, लिखता है। यह विधि उच्च प्राथमिक व माध्यमिक स्तर के लिए क्या है, श्रेष्ठ विधि मानी जाती है। इस विधि में अध्यापक के वाचन की गति मध्यम होती है। जो अध्यापक बोलता है वो मध्यम, ना तो धीरे बोलता है ना तेज बोलता है, मध्यम गति से बोलता है और छात्र लिखता जाता है। इस विधि में अध्यापक विराम चिन्हों का उच्चारण नहीं करता है, बल्कि छात्र स्वयं अपनी समझ के द्वारा ही उनका प्रयत्न, उनका प्रयास है वो विराम चिन्हों का करते हैं। दोस्तों तीसरी जो विधि है लेखन कौशल की वो है अक्षर स्वरूपानुकरण विधि। दोस्तों यह विधि पूर्व प्राथमिक व प्राथमिक स्तर के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। अक्षर स्वरूपानुकरण विधि दोस्तों, यह विधि छात्रों के लिए क्या होती है, रुचिकर होती है। पूर्व प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए वर्क बुक में छपे वर्णों की बिंदुमाला पर पंक्तियों के द्वारा जुड़ाव करके वर्णों का लेखन अक्षर स्वरूपानुकरण विधि में किया जाता है। दोस्तों और ये थे आपके चारों कौशल। तो कौशल, भाषा के चारों कौशलों का संस्कृत के अंदर हमने अध्ययन किया है, संपूर्ण हिंदी के द्वारा समझाया। अब आपको दिक्कत कहां आएगी, अनुवाद करने में। वो हम व्याकरण का टॉपिक पढ़ेंगे ना, अनुवाद कैसे करें, उसके अंदर देख लेंगे। फिर जो टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं 400 लेकर आऊंगा, आप तो उतने याद करके चले जाना मित्रों, विश्वास के साथ आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। अगर ये क्लास पसंद आई है तो कमेंट करके बता दो, जल्दी से आपके 7 दिनों में सातों के सातों वीडियो अपलोड करके आपको संपूर्ण शिक्षण विधियां कंप्लीट करवा दूं। तो कमेंट जरूर करें और अपने मित्रों के पास शेयर करो।
अकेले से अच्छा है सभी को इस वीडियो का फायदा मिल जाए। दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।